This video is sponsored by Raj Jewelers Chaya Compound, Image World Vichia, KIPN College गीडा। जानती हूँ मैं इनलीगल हूँ, इनलीगल जगह पे मेरी दुकानें थी, लेकिन इनलीगल तो और लोग भी हैं ना। एक ही प्लाट में मेरी दुकान तोड़ दी गई और आधी दुकान छोड़ दी गई, तो क्या वो लीगल? अगर मुझे वहाँ से उजाड़ा गया तो मुझे प्रशासन बताया कि किस रीजन पे मुझे आधा दुकान छोड़ दिया गया है और आधा दुकान तोड़ दिया गया है। महोदय रोडवेज विभाग के अधिकारी ने दोनों 5:30 बजे शाम को मेरी दुकान गिराए हैं। तो मात्र 5 दुकान 557 दुकान में 5 दुकान गिराना कौन सी ये बड़ी बात है? ये गरीबों को रौंदा नहीं गया है या क्या किया गया? मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक उन्हें कहीं बसाया नहीं जाएगा। तो फिर हमें कैसे उजाड़ दिया गया बगैर बसाए? रोडवेज दोनों ने नोटिस दिया, लेकिन अभी तक सीमांकन ही नहीं हुआ है कि रोडवेज की जमीन कहाँ पे है। वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए हैं। गांधी प्रतिमा के नीचे विगत कई दिनों से कुछ लोग हैं जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। यहाँ की प्रशासन एक दिन आती है, इन्हें धमकाती है, पूछती है और कहती है कि आपको आमरण अनशन नहीं करना है, क्योंकि जिस जगह पर आपकी दुकानें चलती थी वो इनलीगल था, इसलिए उसको तोड़ दिया गया। सवाल ये है कि अगर इनकी दुकानें इनलीगल थी तो बाकी की जो और दुकानें वहाँ पर व्यवसाय कर रही हैं वो क्या है? तोड़ना है। विकास के अगर मद्देनज़र कोई आ रहा है तो तोड़िए, सबको तोड़िए, लेकिन अगर कोई संपन्न है वो अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा कर सकता है। लेकिन अगर कोई संपन्न नहीं है तो क्या सरकार का ये कर्तव्य नहीं बनता है कि उसके लिए वो विचार करे कि उसको क्या वो हेल्प कर सकते हैं? एक जगह से उजाड़ देना, विकास करना है, बहुत अच्छी बात है, आप उजाड़िए, लेकिन ये तय करने का मापदंड किसके पास रहेगा कि जिसको आप उजाड़ रहे हैं उसे आप बसाएंगे? इसका सवाल आप दे सकते हैं, प्रशासन दे सकते हैं और उत्तर प्रदेश के मुखिया दे सकते हैं। मेरे साथ इस समय आप देख सकते हैं कि जो युक्ति है ये आमरण अनशन में बैठी हुई है 31 अगस्त से। अब तक इनकी जो शारीरिक स्थिति है ये ठीक इनकी शारीरिक स्थिति का अंदाज़ा डॉक्टर लगा सकते हैं। मैं कोई नहीं होती बोलने के लिए। फिलहाल मैं इनका नाम जानना चाहती हूँ और इनकी समस्याएं जानना चाहती हूँ। क्या नाम है आपका? ज्योत्सना दुबे। और क्या समस्या है आपकी? आपने कहा कि आपकी और आपके साथ ये जो 4 दुकानें और है, मतलब 5 दुकानों को तोड़ दिया गया। क्या वो रीज़न है? क्या वो इनलीगल ज़मीन पे आपकी दुकानें थी? मैं मानती हूँ मैं इनलीगल हूँ, इनलीगल जगह पे मेरी दुकानें थी, लेकिन इनलीगल तो और लोग भी हैं ना। एक ही प्लाट में मेरी दुकान तोड़ दी गई और आधी दुकान छोड़ दी गई, तो क्या वो लीगल है? वो भी तो इनलीगल ही हैं। तो इनलीगल मैं नहीं कह रही कि मैं अवैध नहीं हूँ, मैं अवैध हूँ। अवैध के तहत 557 दुकानें हैं, लेकिन मैं ये भी नहीं कहती कि किसी की दुकान वहाँ पे गिराई जाए। मगर हाँ, अगर मुझे वहाँ से उजाड़ा गया तो मुझे प्रशासन बताया कि किस रीजन पे मुझे आधा दुकान छोड़ दिया गया है और आधा दुकान तोड़ दिया गया है। ये प्रशासन की जिम्मेदारी है। प्रशासन के मद्देनजर में ही वो दुकान गिराई गई है। SDM महोदय और रोडवेज विभाग के अधिकारी ने दोनों 5:30 बजे शाम को मेरी दुकान गिराए हैं। तो मात्र 5 दुकान 557 दुकान में 5 दुकान गिराना कौन सी ये बड़ी बात है? ये गरीबों को रौंदा नहीं गया है या क्या किया गया है? गरीब कब तक रौंदे जाएंगे? और जो बड़े बड़े व्यवसायी हैं कब तक वैसे ही बड़े बड़े व्यापारी व्यापार करते रहेंगे और छोटे गरीब व्यवसाय जो हैं वो रौंदे जाएंगे? मुझे प्रशासन और माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं। माननीय मुख्यमंत्री जी का स्टेटमेंट आता है कि किसी भी गरीब को उजाड़ा नहीं जाएगा, तब तक नहीं उजाड़ा जाएगा जब तक उन्हें कहीं बसाया नहीं जाएगा। तो फिर हमें कैसे उजाड़ दिया गया बगैर बसाए ही? मात्र 5 लोगों को, जो भी एकदम गरीब तबके के। जैसे मैं कॉस्मेटिक की दुकान चलाती थी, मेरे बगल में मोची की काम करते थे, ये पान की दुकान है, किसी की छोटी मोटी हलवाई है, मतलब चाय नाश्ते की दुकान है। उन लोगों को मात्र 4-5 लोगों को उजाड़ा गया है। अच्छा, मैं एक चीज़ और जानना चाहती हूँ कि इन दुकानों के बदले में, जैसे आप सालों से चला रहे हैं, कितने सालों से चल रही है दुकान? 70 साल से मेरी दुकान, वहाँ मेरे पर बाबा के समय से ही मेरी दुकान है। और जो आधे प्लाट में छोड़ी गई है वहाँ। और ये ज़मीन किसकी ज़मीन है? रोडवेज की है, किसकी है? PWD की ज़मीन है, लेकिन जबरन कहा जा रहा है कि हम रोडवेज में। अच्छा, ये जो आपको नोटिस दिया गया था ये PWD के द्वारा दिया गया था या किसकी तरफ से? दोनों के द्वारा, PWD और रोडवेज दोनों ने नोटिस दिया, लेकिन अभी तक सीमांकन ही नहीं हुआ है कि रोडवेज की ज़मीन कहाँ पे है। वहाँ तक लोग पहुँच ही नहीं पाए हैं कि जहाँ रोडवेज की ज़मीन है, जो पूरा कब्जा कर रखा है, वहाँ तक लोग पहुँचे नहीं। और इन सब के बदले में क्या आप लोग कोई रेंट देते थे किसी को, किसी भी विभाग को? नहीं, किसी भी विभाग को हमने अभी तक रेंट पिछले 70 सालों में आपने कभी? नहीं, मेरे बाबा ने दिया है, पता नहीं कहाँ पे, जब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं जब से हूँ मैं नहीं दी हूँ। और मेरे बाबा ने 216 रुपये का रेंट कहीं पे जमा करते थे,
1970 की बात है, 75 की, उसमें जमा किया। उसकी कभी कोई आपके पास रसीद वगैरह कोई चीजें हैं? हाँ, रसीद है मेरे पास, उसकी जो रेंट जमा हुई है 2-3 बार, वो है, रसीद है मेरे पास। कि उसकी रसीद है। और हाई कोर्ट से भी हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी, तो हाई कोर्ट से भी हम लोगों को मिला था कि वहाँ से हटाया नहीं जाएगा। लेकिन मेरे दुकान में सारे डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से आग लग गई, और आग लगने की वजह से सारी वो जो कागजात थे वो जल गए। लेकिन बगल में जो छेदी चौधरी जो बचे हैं, उनकी सेम एक ही है कागजात, उनके पास जो है वही मेरे पास वही था, तो उनको छोड़ दिया गया, हमें उजाड़ दिया गया। तो आप ये कहना चाहते कि आपके जो पेपर्स थे, जो अब तक के पेपर्स थे, वो आपके पेपर जल गए दुकान जलने की वजह से? हाँ। और आपने पेपर नहीं दिखा पाए, ये एक रीजन हो सकता है आपकी दुकान तोड़ने का? तो पेपर नहीं भेजते महोदय। क्या भैया आपकी भी दुकान हुई? हमारी भी दुकान हुई थी। तो आपके पास भी इस टाइप के कुछ पेपर्स हैं? जैसे एक ही पेपर है मैम, जो कागज है उनके पास, तीनों लोगों का एक ही नाम है, नक्शे में भी वही है, दर्शाया गया है। तो आपने जैसे कि बता रही हैं कि कुछ पेपर्स दिखाए गए थे, वो आग दुकान में लगे, पेपर सब हमारी ही दुकान में थी, इनका भी हमारा भी, हमारी दुकान में बहुत भीतर आग लग गई थी, उसी में सब कागज जल गया। वो तो हम उनके कागज में हो पाए तो एक पन्ना हम ले लिए उनसे, वही मेरे पास वो प्रूफ है। और मैम हम लोगों के दुकान के पीछे रोडवेज की ऑलरेडी बाउंड्री है, आज भी बाउंड्री है। अच्छा, रोडवेज मतलब विभाग जैसे ये सुनने को मिल रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाना है, इसलिए आप लोगों को उजाड़ा गया। ये कहाँ तक? चार्जिंग पॉइंट पे अगर चार्जिंग पॉइंट बनता है ठीक है, तो वो रोडवेज की जमीन में चार्जिंग पॉइंट बननी चाहिए, या कि PWD की जमीन में। अगर चार्जिंग पॉइंट रोड पे खड़ी करेंगे हम 2 बस, 4 दुकान तोड़कर कितनी बड़ी वो चार्जिंग पॉइंट बनाएंगे? 2 बस भी खड़ी नहीं होंगी वहाँ पे। अगर फिर भी 2 बस वहाँ खड़ी करते हैं तो क्या फिर रोड पे जाम नहीं लगेगा? चार्जिंग पॉइंट बनाने से अगर दुकान से जाम लग सकता है तो क्या चार्जिंग पॉइंट से जाम नहीं लगेगा? ये प्रशासन बताए हमें कि जाम नहीं लगेगा चार्जिंग पॉइंट बनाने से। जहाँ उन्हें पहुँचना चाहिए रोडवेज तक, वहाँ तक पहुँचे ही नहीं। जिन्होंने अवैध कब्जा कर रखा है रोडवेज का, वहाँ तक पहुँचे नहीं, और जबरन हम लोगों को रोडवेज का जमीन कह के गिरा दिया गया। रोडवेज चालू था मैम, बहुत पहले, उसके पहले से हम लोगों की दुकान है। मैं बोला उन्हें हमारी दुकान के पीछे रोडवेज की बाउंड्री है, उसके बगल में रोडवेज का रास्ता था, बस ऐसे जाता था और आगे से निकलता था। हम लोग PWD में हैं, रोडवेज के आगे, बाउंड्री के एकदम आगे हम लोगों को 60-70 साल से दुकान है, फिर भी रोडवेज चालू था, तब से हमारे बाबा परपाजा रह रहे हैं। आज उन्हीं के नाम पर तोड़ा गया। 17 लोगों को रोडवेज विभाग नोटिस दे रहा है, और PWD 557 लोगों को दे रहा है, तो काहे 5 दुकानें तोड़ी गई? वो भी जो गरीब तबके के लोग हैं। जैसे मैं वहाँ जूता में पॉलिश लगा, हमारे बाबा भी लगाते थे, हम भी, हमारे पिताजी भी लगाते थे, आज वही काम मैं भी करता हूँ। तो आप लोगों को कभी कोई आश्वासन मिला कि यहाँ से अगर आपको उजाड़ा जा रहा है कुछ नहीं, तो कहीं पे बसाया जाएगा? कुछ नहीं, कोई आश्वासन नहीं मिला। माननीय SDM साहब आकर खड़ा होकर तनाशाही से तोड़वाए। मैं उनसे पूछा कि बगल में क्यों छोड़ी जा रही हैं, मुझको वहीं कहे कि तुम भागो। जिस दिन आए मैंने कहा उस दिन तो आप मुझको खदेड़ रहे थे, कहे ये मेरे शब्द से तो नहीं निकल सकता है। मैंने कहा आप खुद मुझको खदेड़े हैं। जब मैं पूछा कि ये क्यों छोड़ दे रहे हैं सर, क्या कागज़ है उनमें, उसमें तो मेरा भी नाम है, मुझे वहाँ जबरन हटा दिया गया। अच्छा, तो आपकी भी दुकान है भाई साहब वहाँ पे, आप क्या कहना चाहेंगे? सब है, सबकी दुकान तोड़नी चाहिए, सिर्फ गरीबों को तोड़ा गया और रईसों को छोड़ दिया गया। बस हमको हमारे यही माना, सबको तोड़ा गया होता, नोटिस सबको मिला, सबको तोड़ दिया गया होता, सिर्फ 5 लोग को तोड़ा दिया गया। बस हमको यही गलाना है। आपका ये आरोप है कि जो संपन्न है, जो रईसज़ादे हैं, उनको छोड़ दिया गया, और जो जैसे आप जैसे गरीब हैं, बस गरीबों को तोड़ा गया। 557 था, 557 तोड़े होते, सिर्फ 5 तोड़ा गया। धनाढ़ी है मैम, जो लाखों रुपए का, लाखों का पर मंथ उनकी इनकम है, वो बचे हुए हैं, उनका एक भी इंच नहीं कहीं पे खरोच आया, और जो अपना पेट पाल रहे थे, अपने 2 बच्चों को चला रहे थे उसी दुकान से, उन्हीं को तोड़ दिया गया। तो ये कौन सी न्याय है? माननीय मुख्यमंत्री जी बताएं कि वो अगर स्टेटमेंट अगर ऐसा देते हैं कि गरीबों को ना उजाड़ा जाए, तो फिर क्यों उजाड़ा जा रहा है? क्या उनकी प्रशासन उनके ऊपर हो गई है कि उनके विरोध जाकर प्रशासन गरीबों को उजाड़ रही है? माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताएं कि अगर ये सही है, न्याय हुआ है हमें, तो न्याय दिलाएं। माननीय मुख्यमंत्री जी हैं जो न्याय दिला सकते हैं, क्योंकि वो गरीबों की मसीहा माने जा रहे हैं। ये बात तो बिल्कुल सही है कि एक तरफ जहां मिशन शक्ति की बात होती है और महिला शक्ति को हर तरह से सपोर्ट किया जाता है, चाहे वो किसी भी पैमाने की अगर हम बात कर लें, दूसरी तरफ अगर इस तरह से चीज़ें होती हैं और एक महिला यहाँ पर बीते 31 अगस्त से आमरण अनशन पर बैठी हैं, और इनको पहले तो SDM के द्वारा डराया धमकाया जाता है, और जो अनशन की प्रक्रिया है उसको बदलकर अभी आमरण अनशन पर है। ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक ये बीमार नहीं हुई हैं उस हद तक कि इनको हॉस्पिटलाइज किया जाए, लेकिन क्या प्रशासन का या किसी जिम्मेदार का फर्ज नहीं बनता है कि इनको आकर इनकी समस्याओं का निवारण दिलाए?
इनको समझाया जाए, जैसे समझा सकते ये उनका काम है। जो प्रशासन होता है वो उनका काम होता है कि आम जनता को किस हद तक, किस बुनियाद तक उनको वो समझा सकते हैं। मैं ये नहीं कहती कि अतिक्रमण कर लो कहीं पे भी, वो हमारी ज़मीन हो गई, मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ। लेकिन मुद्दा बस यही है कि अगर किसी को उजाड़ रहे हैं, किसी को उजाड़ना बहुत बड़ी बात है या किसी को बसाना बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, यहाँ पे कुछ आम लोग भी आए हैं, उनसे भी जानना चाहती हूँ कि लोग यहाँ पे आए हुए हैं, लोगों को पता चल रहा है कि ऐसी यहाँ पे समस्या, प्रशासन मौन धारण है। कुछ आम लोग हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती हूँ कि वो इन सब चीज़ों पे क्या कुछ अपनी राय देना चाहेंगे। आपकी अपनी क्या सोच है? देखिए मैम, सबसे पहली तो चीज़ ये है कि जो अभी इन लोगों के साथ हुआ है उसमें सबसे बड़ी बात है, जो हमारे माननीय जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं वो कह रहे हैं स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया। उनका मकसद है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं एम्प्लॉयमेंट को हटाने का, जो एक है कि एम्प्लॉयमेंट अगर कहीं कम हो रहा है तो उसको बढ़ाने का तरीका कि छोटे छोटे व्यापारियों को सपोर्ट किया जाए। जो लोग व्यापार के फील्ड में नहीं आ रहे हैं, MSME हैं, जो खोमचा व्यवसायी हैं, जो जिनको लकड़ी व्यवसायी कहा जाता है, खोमचा व्यवसायी छोटे लोग हैं, इन लोग को सपोर्ट करने के लिए ऑलरेडी योजनाएं चलाई जा रही हैं और रिहेबिलिटेट किया जा रहा है। अगर उनको लग रहा है कि कुछ गलत है तो उसमें प्रशासन अपना मित्रवत जो व्यवहार है वो दिखा रहा है, वो ले जा करके उनको बढ़िया से जहाँ पे भी जो उनके डॉक्यूमेंट की कमी उन्हें पूरा करवा रहा है। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में मिशन शक्ति चल रहा है, महिला आयोग बहुत अच्छा काम कर रही है, पर इस केस में जो भी हमें देखने को आ रहा है ये निश्चय ही बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ही शर्मनाक स्थिति है कि जिसे कहते हैं कि ये CM शहर है। योगी जी माननीय हमारे जो एक इतना अच्छा सपना लेके चल रहे हैं कि महिलाओं को और हमारे जो शहर के लोगों को बढ़ने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं, वहाँ पे अगर एक महिला और कुछ व्यापारी लोग अगर ये बात कहते हैं कि उनकी दुकानों को प्रशासन के द्वारा गिराया गया है तो डेफिनेटली उन्हें परेशान किया जा रहा है। ये बहुत ही दुखद और बहुत ही चिंतनीय विषय है। मुझे लगता है इस पर जांच कमेटी होनी चाहिए कि किन आधारों पे किया गया, क्या मानकों का उपयोग किया गया कि नहीं किया गया। आप संविधान में परिवर्तन कर रहे हो तो संविधान को पब्लिक के लिए बढ़िया बनाने की कोशिश है, तो किस संविधान की धारा के तहत आप ये करो। अगर आपको लगता है कि हाँ इन व्यापारियों से इनका घर छीन लेना सही है तो क्या ऐसी धाराओं को हमें आगे लेके चलना चाहिए। मुझे लगता है बहुत ही चिंता का विषय। अगर ऐसा नियम में प्रावधान है तो डेफिनेटली उनको बदलाव की ज़रूरत है ताकि पब्लिक को इंसाफ मिले और जो महिलाएं हैं वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें, अपने परिवार को चला सकें। और मैं दिल से मानता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय को इस संदर्भ में कार्रवाई करना चाहिए। आप लोग मीडिया बंधु हैं, मैं उम्मीद करता हूं आपके थ्रू ये मैसेज मैं चाहूँगा हमारे प्रशासन तक पहुँचे, महिला आयोग तक पहुँचे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा। जैसा कि आप देख रहे थे कि आम कुछ और यहाँ महिलाएं भी आई हुई हैं, मैं उनसे भी जानना चाहती कि खुद एक महिलाएं हैं और वो क्या कुछ सोचती हैं। आप थोड़ा सा इधर हो जाइए। जो महिलाएं हैं वो खुद क्या सोचती हैं, आप बताइए कि जिस तरह से दुकान को उजाड़ दिया गया अतिक्रमण के नाम पर और दोबारा उनको बसाया नहीं जा रहा है या उनको बसाने की कोई जगह चिन्हित नहीं की जा रही है, क्या कुछ कहेंगे? क्योंकि ये बीते 31 अगस्त से आमरण अनशन पर भी है और प्रशासन का कोई भी बंदा इनकी सूझ लेने नहीं आया अब तक। मैं कहना चाहूँगी कि इसकी गहराई जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें प्रशासन के लोगों को हस्तक्षेप करना चाहिए, न्यायप्रिय तरीके से हस्तक्षेप करना चाहिए। जहाँ तक सरकार की बहुत क्लियर मंशा है महिला सशक्तिकरण और सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पे महिला सशक्तिकरण के नाम पे महिला का एक रोजगार का साधन ध्वस्तीकरण कर दिया गया और जहाँ सबका साथ सबका विकास वहीं पर एक विकलांग और 2 अनुसूचित जाति के लोगों को उनको रोजगार विहीन कर दिया गया। अगर ऐसा लगता है कि वो अवैध है तो इन लोगों की मांग है कि बहुत सारे वहाँ पे दुकानें जो अवैध हैं वो आखिर क्यों नहीं गिराई गई, क्या इसमें कोई और कारण है? अगर इनका कारण, इनकी बातें सही है तो सही तरीके से जांच की जाए और माननीय मुख्यमंत्री जी के कान में जब ये संज्ञान जाएगा क्लियर तरीके से, मुझे पूरा विश्वास है कि इस पर न्याय मिलेगा। और ये महिला जो 20-22 दिन से बैठी हुई है, महिला के नाते हम सभी उनके साथ हैं और महिला को सपोर्ट देना सरकार का और हमारे भारत देश का एक व्यवस्था शुरू से बनी हुई है
कि महिला का साथ देना ही है, चाहे भाई के रूप में, पिता के रूप में, या समाज के किसी भी सशक्त प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में। अगर आप उस प्रशासनिक व्यवस्था के रूप में नहीं दे पा रहे हैं तो अवश्य ये विचारणीय है। विचार करें कि ये कारण क्या है। अगर ये गलत होती तो इतने दिन तक इतने लोगों के साथ भूखे बैठने का काम नहीं करती। अगर वो जल भी ले रही हो, जूस भी ले रही हो, तो 20 दिन का समय बहुत बड़ा समय होता है। कल का निराजल व्रत और आज सामान्य घरों में महिलाएं एकदम पस्त पड़ी हैं और वो अपने रोजी रोजगार के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने जो साथ में पीड़ित लोग हैं उनके लिए बैठ करके न्याय की गुहार कर रही हैं। कृपया इस पर प्रशासनिक अमला जो है वो हृदय से इस पर सच्चाई से मनन करे और इनके अनशन को तोड़कर इनको सही व्यवस्था, सही मुआवजा देने का कष्ट करें। अगर चैनल के माध्यम से अगर आप किसी को कोई संदेश देना चाहती हैं, इधर आ जाइए। अगर चैनल के माध्यम से चाहती हैं, क्योंकि ये मान रही हैं कि इन्होंने अतिक्रमण किया था और ये सारी चीज़ें हैं, अगर चाहती हैं कि सरकार, प्रशासन कोई मदद करे, क्योंकि ये भी कहती है कि अगर इनको जाड़ा गया तो कोई एक जगह दूसरी दे दे जहाँ पे ये अपना व्यवसाय करे, ऐसे में आप क्या चाहती हैं, आपको क्या लगता है? हाँ, कोई बात। देखिए, बहुत शर्मनाक स्थिति है। खुले शब्दों में एक महिला होने के नाते मैं यहाँ पे बैठी हूँ और आते जाते अपने रोज़ दैनिक कार्य से आते जाते मैं इस महिला को कम से कम 25 दिन से 20 दिन से देख रही हूँ किस तरीके से ये अनशन पे इन्होंने अपने न्याय के लिए कैसे ये संघर्ष कर रही हैं। सिर्फ एक महिला होने के नाते मैं यहाँ और कई बार आ चुकी हूँ, सिवाय इनकी बेबसी जानने के और उस बेबसी के पीछे जो रचना रची जा रही है। ये क्या लोग महिला सशक्तिकरण की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें ये सरकारी कर्मचारी और लोग करते हैं, लेकिन कार्य कुछ भी नहीं होता है। कहाँ से इसमें कुछ अन्याय या कुछ गलती दिखाई देती है? अगर इसका घर, इसका दुकान उजाड़ी गई और ये उसके लिए न्याय मांगती है तो ये औरत कहाँ से गलत है? आपने सही कहा, थोड़ी देर पहले आप कह रही थी कि घर उजाड़ना बहुत सरल है, तो आप घर बसाना नहीं, कम से कम कुछ तो सहयोग कर सकते हैं, कुछ तो न्याय की बात कर सकते हैं। मेरा अनुरोध है, इतने समर्थ लोग हैं हमारे आसपास, हमारे इस पूर्वांचल में, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी तक मुझे लगता है ये बात सही तरीके से पहुंची नहीं है, पहुंचाई गई नहीं है। यही वजह हो सकती है, वरना उन पर मुझे बहुत विश्वास है। ज़रूर हर हाल में अगर उनके कानों तक ये बात गई तो इस पर अवश्य वो विचार करेंगे। और मैं, जो आपने पूछा, मैं यही चाहती हूँ कि अगर इनकी दुकान उजाड़ी गई है इन असमर्थ लोगों की, तो जो भी हो सकता है कुछ तो संभल के लिए आके खड़े हों वो लोग, और ये इस बात का प्रमाण तो कम से कम साबित करें कि महिला सशक्तिकरण की बातें खोखली नहीं हैं। कुछ सरकार से और हम लोग सब साथ में हैं उनके, ऐसा कुछ तो संबल इस महिला को मिलना चाहिए। कई संस्थाओं से जुड़े होने के नाते मैं डॉक्टर मिथिलेश तिवारी, पर आज मात्र मैं महिला होने के नाते ज्योति दुबे के साथ हूँ और सदैव उनके इस संघर्ष का और उनके इस न्याय के लिए मांग करती हूँ। धन्यवाद। तो जैसा कि यहाँ पे आम लोग भी, आम जनता भी इनके साथ है, और इन्होंने कहा कि कई आते जाते इन्होंने इनकी समस्याएं देखी, इनको देखा कि आमरण अनशन पर बैठी हैं, और इस सोते हुए, दौड़ती भागती हुई ज़िंदगी में आज भी ऐसे लोग हैं जो दौड़ते भागते ही सही इन महिला की समस्याओं को ना सिर्फ समझने, महसूस करने के लिए यहाँ पे मौजूद है। तो आखिर वो एक रीज़न है कि जो प्रशासन अमला इनकी समस्याओं को महसूस तक नहीं कर रहा है। ये मानती हैं कि इन्होंने अतिक्रमण वाली जगह पर अपनी व्यवसाय किया, पर वो व्यवसाय विगत 70 सालों से है और सिर्फ इनकी अकेली की नहीं है, कई और दुकानें हैं। उजाड़ना अगर विकास के लिए सरकार का काम है तो बसाना किसका काम है? ये भी अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, और इस सवाल का जवाब मैं और आप नहीं दे सकते हैं। ये सवाल का जवाब जो यहाँ का प्रशासनिक अमला है वो दे सकता है कि जब ऐसी एक महिला विगत कई दिनों से आमरण अनशन पर बैठी है, तो अगर इनकी तबीयत खराब होती है तो इसका जिम्मेदार कौन होगा, ये भी देखने वाली बात है। फिलहाल मैं एक्स्ट्रा न्यूज़ लाइव से दिलजीत कौर।
पूर्वांचल में क्वालिटी एजुकेशन और एक्सीलेंट प्लेसमेंट के लिए राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कारों से सम्मानित KIPM गीडा गोरखपुर। 7 एकड़ भूमि में हरा भरा बना KIPM कॉलेज, जहां छात्रों के लिए हॉस्टल, साफ सुथरा कैंटीन और छात्रों को आने जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। एडमिशन ओपन फॉर BTech, B Pharma, M Pharma, PhD, MBA, BBA, BCA, BCom एंड पॉलिटेक्निक। इस कॉलेज में मैंने एडमिशन इसलिए लिया था क्योंकि यहाँ इसकी रैंकिंग बहुत हाई थी और ये 20 साल का एक्सपीरियंस ये वाला कॉलेज रखता है। इस वजह से मैंने KIPM में एडमिशन लिया था। पूर्वांचल का बहुत अच्छा कॉलेज है। KIPM गीडा गोरखपुर।